एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट लेने की चाहत, लेने की नहीं थी, देने की थी, मैं चेक कर रहा हूं। आपकी प्रोडक्ट देने की चाहत, बायर की प्रोडक्ट ना लेने की चाहत से ज्यादा होनी चाहिए। जब ये आप सीख गए एक सिंपल चीज कि आपकी प्रोडक्ट देने की चाहत बायर की प्रोडक्ट ना लेने की चाहत से ज्यादा हो गई, आप प्रोडक्ट दे जाएंगे। ये सुनो, इसको थंब रूल बनाना है आज से आपको कि जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट देने की चाहत, आपकी प्रोडक्ट वहां दे के प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करके आने की चाहत, उसकी टीएल्स ना ज्वाइन करने की और प्रोडक्ट ना लेने की चाहत से ऊपर होनी चाहिए। इस चीज को अगर आप अमल कर ले गए तो आप जितने लोगों के पास जाएंगे, उतनी बार आपको सक्सेस मिलेगी। 1:1 का रेशियो हो जाएगा। अभी हो सकता है कि आप 10 लोगों के पास जाते हो, 1 लोग प्रोडक्ट लेते हो, 10 लोगों के पास जाते हो, 2 लोग प्रोडक्ट लेते हो, 1 लोग कंपनी ज्वाइन करते हो। लेकिन जिस दिन आपने इन चीजों को अमल कर लिया, विश्वास मानिए आपका रेशियो 1:1 नहीं 1:3 हो जाएगा। आप एक जगह जाएंगे और 3 प्रोडक्ट देके आएंगे। और ये सारी चीज साइकोलॉजिकल होती है दोस्तों। हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं सारी साइकोलॉजिकल होती हैं और बिलीफ सिस्टम पे काम करती है। अगर अरविंद कुमार पांडे ने 18 साल पहले ये बिलीव ना किया होता कि वो BMW ले सकते हैं, तो आज वो BMW चला रहे होते क्या? उन्होंने 18 साल पहले अपने दिमाग में डाला, अपने सबकॉन्शियस में डाला, अपने बिलीफ सिस्टम में डाला कि मेरे को BMW चलानी है, और विश्वास किया कि हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। उस बिलीफ सिस्टम ने 18 साल लगाए, लेकिन उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये सब लोग, तो ये पावर है बिलीफ सिस्टम की, ये पावर है खुद पे काम करने की, ये पावर है ड्रीम्स की, और ये पावर है हमारी खुद की। अगर मैं अपने दिमाग में डाल लूं कि आज 600 लोग बैठे हैं, मैं तो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे सकता, मैं कितनी भी कोशिश करूंगा मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, ना बोल पाऊंगा, ना आपके सामने खड़ा हो पाऊंगा। लेकिन मैंने अपने दिमाग में डाला कि जो 600 लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि जो उन्होंने अपना कीमती 1 घंटा मेरे को दिया है, मैं उस पर खड़ा उतरूं, मैं उनको कुछ ऐसा सिखा के जाऊं जिसे यूज करके ना सिर्फ वो ऑडियंस में अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। इस बिलीफ के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं और बोल पा रहा हूं। ये सुनो, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप काम कर सकते हैं नॉलेज पे, एटीट्यूड पे, स्किल पे। आप रेडी हैं क्या इन चीजों को बदलने के लिए? क्योंकि बदलाव बहुत कठिन होता है दोस्तों। हो सकता है आप संडे कितने लोग अपने घर पे होते, लेकिन आप यहाँ आए, इसका मतलब आप रेडी हैं खुद को चेंज करने के लिए, आप रेडी हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जब आपने ये अपने दिमाग में डाल लिया है कि आपको अपनी लाइफ बदलनी है, जब आपने अपने दिमाग में डाल लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो दोस्तों कभी भी बदलाव से डरना नहीं है, खुद को चेंज करने से डरना नहीं है, और हमेशा काम करना है अपने कौशल को बढ़ाने में, हमेशा काम करना है। क्योंकि अगर आप किसी पेशे में, अगर आप टीचर हैं, तो आप हो सकता है कि जो पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, सो रहे हैं, चले जा रहे हैं, 30,000 मिलता है, 30,000 ही मिलेगा। ये सब लो, उसमें ना आपको अपने कौशल पे काम करना है, ना आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है। जो नॉलेज है, जितना आता है उतना ही पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो भी 30,000 मिलेगा। लेकिन सेल्स ऐसा धंधा है जिसमें आप अपनी चेक खुद लिख सकते हैं। सेल्स इकलौता ऐसा धंधा है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 5,000 कमाना है या 5 लाख कमाना है। इसलिए सेल्स वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट धंधा है। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है सेल्स की जिसमें 500 में से बैठे लोगों में से कोई 200 रुपए हफ्ता भी कमा रहा है और कोई 20 लाख रुपए हफ्ता भी कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में डाल रखा है, अपनी चेक खुद साइन करके रखी हुई। क्या हमें इस महीने इतनी चेक चाहिए? तो सेल्स इकलौता ऐसा धंधा है जो आपको पावर देता है कि आप अपनी चेक खुद साइन करें।
आपको काम करना पड़ेगा अपने कैश पे, अपनी नॉलेज पे, एटीट्यूड पे, स्किल्स पे, हैबिट पे। जब इन 4 चीजों को आप मास्टर कर लेंगे, जब इन 4 चीजों को मास्टर कर लेंगे और अपनी टीम को मास्टर करा देंगे, आप देखेंगे कि आपकी टीम में रॉकेट लग गए, आपके बिजनेस में रॉकेट लग गया। यस और नो? तो दोस्तों तीसरा ये हो गया स्किल, जिसमें सेल्स की स्किल, कम्युनिकेशन की स्किल, प्रोबिंग और लिसनिंग, इस पे हमने डिस्कशन किया। अब ओपनिंग के बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोबिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट है प्रोबिंग एंड लिसनिंग। जितने लोगों के पास कॉपी है वो एक बार अपनी कॉपी में लिखें, एक रीजन ही लिखें कि कोई उनका प्रोस्पेक्ट उन पे ट्रस्ट क्यों करे। सर आप बताइए, प्रोस्पेक्ट आप पे ट्रस्ट क्यों करे? प्रोडक्ट अच्छे हैं इसलिए। सर बोल रहे हैं प्रोडक्ट अच्छे हैं इसलिए प्रोस्पेक्ट उन पे ट्रस्ट करे। सर आप बताइए। प्रोडक्ट अच्छे हैं। सर ने बोला प्रोडक्ट अच्छे हैं इसलिए प्रोस्पेक्ट हम पे ट्रस्ट करे। सर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए जो है सर ने भी बोला कि प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए वो ट्रस्ट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्ट तो लास्ट में खरीदेगा, वो पहले आपको खरीदेगा। जब आप जा रहे हैं सबसे पहले वो आपको खरीदेगा, फिर आपकी कंपनी को खरीदेगा, फिर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। तो वो 4 रीजन टॉप आपके क्या हैं जिनकी वजह से आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट आप पे भरोसा करे और आपसे प्रोडक्ट खरीदे। सर बोल रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं उसको भी सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो सबसे पहले वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपको देखेगा कि सर 70 साल में भी जवान है, इतने एंथुसियाज्म से आ रहे हैं, तो कोई तो चीज होगी, कोई बात होगी। तो सबसे पहले सर ने खुद को बेचा, इसलिए सर बोल रहे हैं वो ट्रस्ट करेंगे। यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप अपने आप को बेचना सीखें। अब हम पहुंच गए मिश्रा जी के यहाँ, हम लोग मिश्रा जी के हम लोग फिर वापस चलते हैं। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है उनकी नीड, सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है उनकी नीड। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं कि वो नीड कैसे आपको पता करनी है। क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? कितने लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं? दोस्तों जब फास्ट बॉलर मार खाने लगता है तो कैप्टन स्पिनर्स को उतारता है। यस और नो? जब फास्ट बॉलर्स, पेसर्स हैं, वो मार खाने लगते हैं, बैट्समैन उनकी पिटाई करने लगता है, तो स्पिनर्स उतारे जाते हैं। यस? तो वैसे ही सेल्स में जब आप जाते हैं प्रोबिंग करने, तो आपको स्पिन डालना है। क्या डालना है? स्पिन डालना है। अब स्पिन किस लिए डालना है? स्पिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब होता है जानना, नीड को समझना, उसके लिए स्पिन डालना है। वो स्पिन क्या होता है? S is for situation, S is for situation। अब मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा आप स्पिन कैसे डालेंगे। आप मिश्रा जी के पास गए, आपने सिचुएशन पूछी उनकी, और मिश्रा जी कैसा चल रहा है, उन्होंने बताया, और आप पहले से ही अपने जो आपको लेके गए थे प्रोस्पेक्ट के बाद, उनसे आपने समझ लिया था सस्पेक्टिंग के माध्यम से इनमें 40 लाख का कर्जा है, इनकी 3 बेटियां हैं, एक को डॉक्टर बनना है, एक को इंजीनियर बनना है, लेकिन मिश्रा जी के पास पैसे नहीं है। आपने ये चीज पहले सस्पेक्ट कर लिया था। अब आप गए, आपने उसी सिचुएशन को उनसे पूछा कि मिश्रा जी आपकी सिचुएशन क्या है, धंधा पानी कैसा चल रहा है। पहली सिचुएशन हो गई। मिश्रा जी ने बताया बहुत खर्ची है। अच्छा, और आपके बच्चे? मिश्रा जी ने बोला 3 बेटियां हैं। अच्छा, वो क्या करना चाहती है? एक डॉक्टर बनना चाहती है, एक इंजीनियर बनना चाहती है, और एक पायलट बनना चाहती है। अच्छा, ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई। सेकेंड इज पी इज प्रॉब्लम, पी इज प्रॉब्लम। अब उस सिचुएशन से प्रॉब्लम क्या निकली कि मिश्रा जी की 3 बेटियां हैं, एक को डॉक्टर बनना है, एक को इंजीनियर बनना है, एक को पायलट बनना है, लेकिन मिश्रा जी अकाउंटेंट है, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, क्या वो बना पाएंगे?
क्या वो बना पाएंगे? तो इस सिचुएशन से प्रॉब्लम क्या निकली कि मिश्रा जी की तीनों बेटियां, एक बनना चाहती है इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक बनना चाहती है पायलट। अब आपको सिचुएशन समझ में आ गई, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब आई इज फॉर इम्प्लीकेशन, उसका इंपैक्ट क्या होगा? आई इज फॉर इम्प्लीकेशन। आपको पूछना है, अच्छा मिश्रा जी, आपकी तीनों बेटियां बनना तो चाहती हैं, लेकिन आप तो अकाउंटेंट हैं, 20,000 की नौकरी में तीनों को, एक को एमबीबीएस, एक को बीटेक और एक को पायलट डीजीसीए से लाइसेंस दिलवा पाएंगे? मिश्रा जी ने कहा नहीं दिलवा पाएंगे। अगर आप नहीं दिलवा पाएंगे तो आपको बीइंग अ फादर कैसा फील होगा? 10 साल बाद बीइंग अ फादर कैसा फील होगा कि आपकी बेटियां चाहती हैं पढ़ना और आपकी आर्थिक स्थितियों की वजह से आप उनके सपने भी पूरे नहीं कर पा रहे? क्या आप ऐसे बाप बनना चाहेंगे कि जो अपनी बेटियों को पढ़ा भी ना पाए और उनके जो बचपन के सपने हैं उनको पूरा भी ना कर पाए, बजाय इसके कि जबकि आपकी बच्चियां पढ़ने में बहुत तेज हैं? अब मिश्रा जी को दर्द होगा, अब मिश्रा जी को दर्द होगा। आपने उनकी सिचुएशन को पकड़ा, उनकी प्रॉब्लम को पकड़ा और उसके बाद आपने इम्प्लीकेशन बताया कि उस सिचुएशन से, प्रॉब्लम से क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है 10 साल का। लास्ट होता है जो कि बोल्ड मारते हैं स्टेज में, ऑर्डर में मान लीजिए, वो होता है नीड पे ऑफ। एन इज फॉर नीड पे ऑफ। एस सिचुएशन हो गया, पी प्रॉब्लम हो गया, आई इम्प्लीकेशन हो गया और एन हो गया नीड पे ऑफ। नीड पे ऑफ क्या होता है? आप बोलेंगे मिश्रा जी मैं समझता हूं कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते बीइंग एन अकाउंटेंट। 20,000 की नौकरी से आप अपनी बच्चियों को बीएससी भी नहीं करवा पाएंगे, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस और डीजीसीए से लाइसेंस लेना तो दूर की बात। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है, आपके जैसे ही एक अकाउंटेंट थे कुशवाहा जी, उनकी फोटो लेके चलना है। आपने दिखाया जैसे आप अकाउंटेंट हैं, वैसे ही हमारी टीम में एक अकाउंटेंट थे कुशवाहा जी, जिनके भी यही सपने थे। 10 साल पहले इनके भी यही सपने थे। उन्होंने भी सोचा था, दिल्ली में थे, अकाउंटेंट की जॉब कर रहे थे, लाइफ बराबर चल रही थी, लेकिन उनसे भी सेम सवाल मैंने किया। उन्होंने बोला मेरे को अपने लड़के को एमबीबीएस कराना है, बीटेक कराना है, लड़कियों को सीए बनाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने उन्हें उस दिन जब टीएंस के बारे में बताया था तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ, अगर ये सारी चीजें मेरे साथ होंगी। आपने उनके पे आउट खोल के दिखाए। 10 साल बाद देखिए वो 10 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं। वो एक हफ्ते की अपने पे आउट से अपने बच्चे की पूरे सेमेस्टर की बीटेक की फीस दे रहे हैं। क्या आप अपना करना चाहेंगे? तो मिश्रा जी के कान खड़े हो जाएंगे। मिश्रा जी के कान खड़े हो जाएंगे कि अगर मेरे जैसा आदमी दिल्ली में रहने वाला एक अकाउंटेंट ये कर सकता है तो मैं भी तो अकाउंटेंट हूँ। तो उन सारे लोगों की एक आध और अकाउंटेंट की प्रोफाइल आपको लेके चलनी है कि ये देखिए आपके जैसे ये भी एक अकाउंटेंट थे, 20,000 रुपए कमा रहे थे, इनके भी सपने बड़े थे, करना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन इन्हें पता था अकाउंटेंसी करके तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन 10 साल इन्होंने टीएंस को दिए, 10 साल इन्होंने सिस्टम को दिए, 10 साल इन्होंने अपने अपलाइन की बात मानी और आज ये वो सब कुछ कर पा रहे हैं जिसका सपना ये 10 साल पहले देखते थे। अब जैसे ही आप बताएंगे ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि वो कनेक्ट कर पाएगा। अच्छा अकाउंटेंट थे, किस फर्म में थे? अच्छा यहाँ पे थे दिल्ली में। अच्छा उनसे बात कराइएगा। अच्छा उनके पे आउट्स हैं। आपको फोटो, पे आउट, प्रोफाइल सब लेके चलना है और दिखाना है उनको। तो जैसे ही आपने नीड पे ऑफ किया, अब उनका इंटरेस्ट जागेगा कि नहीं? अब आपने स्पिन डाल के उनको बोल्ड कर दिया। अब वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे कि पहले वो आपकी बात ध्यान से सुनते। आपने उनकी सिचुएशन को पकड़ा, आपने उनकी प्रॉब्लम को पकड़ा, आपने उनको इम्प्लीकेशन बताया और लास्ट में नीड पे ऑफ कर दिया।
हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि इस दुनिया में हर कोई 3 चीज करना चाहता है, कुछ ना कुछ इंप्रूव, कुछ ना कुछ मेंटेन या कुछ ना कुछ कम। हर कोई कुछ ना कुछ इंप्रूव करना चाहता है, कुछ ना कुछ कम करना चाहता है, कुछ ना कुछ मेंटेन करना चाहता है। या तो वो अपना वजन कम कर रहा होगा या मेंटेन कर रहा होगा, या अपनी इनकम इंप्रूव करना चाहता है, या अपना वजन कम करना चाहता है, या अपना वजन बढ़ाना चाहता है, या वो अपनी इनकम इंप्रूव करना चाहता है। यस और नो? अब इस हमारा टास्क एज अ लीडर क्या है कि वो प्रोस्पेक्ट की जो नीड है उसको वांट्स में कन्वर्ट कर दें, उस नीड को वांट्स में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि हम जितने लोग हैं यहाँ पे 500 लोग बैठे हैं, 500 लोग एक इमोशन से जुड़े हुए हैं, 500 लोग एक इमोशन से जुड़े हुए हैं। उस इमोशन का नाम है टीएंस। और जब आप किसी के पास इमोशन से जाते हैं तो आपको उनके इमोशन को टच करके उनकी नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट करना है। और आपको उनसे बात करनी है मनी के बारे में, नीड के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, 2 चीजें यूज करके, ओपन प्रोब्स और क्लोज प्रोब्स। अब आपने जो स्पिन क्वेश्चन किए, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है ओपन क्वेश्चन, ओपन प्रोबिंग और क्लोज प्रोबिंग। ओपन प्रोबिंग होती है ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो व्हाट, व्हाई, हाउ से स्टार्ट होता है और डिटेल्ड आंसर जिसके होते हैं। और क्लोज प्रोब क्वेश्चन होते हैं जो कि यस नो या शॉर्ट आंसर होते हैं। आपको पैसा कमाना है कि नहीं, यस नो, क्लोज प्रोब हो गया। ओपन हो गया कि अच्छा आपकी 3 बेटियां हैं, क्या क्या करना चाहती है, ठीक है। इन दोनों ओपन और क्लोज प्रोब का यूज करके हमको प्रोबिंग करनी है और लिसनिंग करनी है। हमको बोल रहे हैं, हमको सुनना है, हमको सुनना है कि उनकी जरूरत क्या है, हमको जानना है कि उनकी नीड क्या है। वो आ गया। तीसरा स्टेप आता है सेल्स प्रेजेंटेशन का। आपने ओपन कर दिया कन्वर्सेशन, आपने प्रोबिंग कर दिया, आपने सुन लिया। तीसरा स्टेप आता है सेल्स प्रेजेंटेशन का। आपको सब समझ में आ गया। अब बैटिंग का नंबर आपका हो गया। किसका आ गया? अब आपकी बैटिंग का टाइम आ गया। अब बैटिंग जब आप करेंगे तो आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट बैठा हो, तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है और आप प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। यस और नो? उसका अनडिवाइडेड अटेंशन आपके ऊपर होना चाहिए और वो अनडिवाइडेड अटेंशन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। वो अनडिवाइडेड अटेंशन आप उससे बोल के नहीं ले सकते हैं, आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट से, एडवांटेजेस से, और एक बार बिल्ड करना पड़ेगा डिजायर बाय विनिंग योर प्रोस्पेक्ट्स कॉन्फिडेंस। जब आप स्पिन मारेंगे और स्पिन सक्सेसफुल रहेगी तो वो आपके प्रोस्पेक्ट का कॉन्फिडेंस जीत लेगी, और जब प्रोस्पेक्ट का कॉन्फिडेंस जीत लेगी तब आप जो भी प्रेजेंटेशन देंगे वो कान खोल के सुनेंगे। अब आपको बोलना क्या है? आपको बोलना है, बात करनी है प्रोडक्ट की फैब के बारे में, FAB, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। अब फैब क्या होता है? फीचर होता है कोई भी ऐसी चीज जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल हमारी BCM मशीन जो कि ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है। फिर एडवांटेज, उसका अगर हम BCM करते हैं तो एडवांटेज क्या है, और बेनिफिट कि उससे आउटकम और इम्पैक्ट क्या होगा यूजर के लिए या प्रोस्पेक्ट के लिए। तो सेल्स प्रेजेंटेशन जब भी देनी है इन 3 चीजों को जरूर उसमें रखना है, फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट्स। प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उससे एडवांटेज क्या होगा, और आपके प्रोस्पेक्ट के लिए उसमें बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट मतलब आउटकम क्या है, एडवांटेज मतलब उसका यूजफुलनेस क्या है, फीचर मतलब उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। ये कर लिया। जैसे ही आप बोलेंगे मिश्रा जी को, फिर मिश्रा जी के पास आते हैं, मिश्रा जी कहेंगे नहीं भैया हमें BCM तो नहीं सही लगी, बहुत महंगी।
जिम्नेमा तो सिर्फ शुगर वाले पेशेंट्स के लिए है, स्पिरुलिना तो सिर्फ मोटे लोगों के लिए होता है, वेट कम करने के लिए हमने सुना। अभी हमारा बजट नहीं, नेक्स्ट मंथ लेंगे। प्रोडक्ट बहुत महंगा है, सुनते नहीं सुनते? यस और नो? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाला हूं मैं, जो कि है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो कि सेल्स में आप कुछ भी बेच रहे हो, ऑब्जेक्शन आपको झेलना ही पड़ता है। वो आएगा, आप कार लेने भी जाते हैं तो एक बार में कार देख के ले लेते हैं क्या? नहीं। कार एक बार में एक ही मॉडल देख के ले लेते हैं? नहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। आप बोलते हैं कि नहीं हमें डिजायर नहीं लेनी है, वरना है हम हुंडई, वरना पहले टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसमें तो ये फीचर है, इसमें नहीं है। हमने सुना है स्विफ्ट की सेफ्टी रेटिंग अच्छी नहीं है, मारुति की एनकैप रेटिंग अच्छी नहीं आ रही है, हम हुंडई से लेंगे, होंडा की अमेज लेंगे। पड़ेगा अगर पहला तमाचा खा के घर वापस आ गए तो 44% की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाएंगे। वो 44% की कैटेगरी में आएंगे, ना कि उस 8% की जो एक तमाचा पड़ा फिर उठा, दूसरा तमाचा पड़ा फिर उठा, तीसरा तमाचा पड़ा और जोर से उठा, चौथा तमाचा पड़ा और जोर से उठा, और वो 8% में आ जाएंगे जो कि एक्चुअल लीडर्स, अर्नर्स और कोर लीडर्स बनते हैं। और उसके बाद आपने जब पहला तमाचा पड़ा, अब वो तमाचा दो तरीके का हो सकता है। ऑब्जेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक में मैनेजमेंट में काम होता है, मैं तो बहुत तगड़ा आदमी हूँ, मेरे को स्पिरुलिना नहीं चाहिए। अब आपने स्पिरुलिना का पिच किया और उसमें बोल दिया कि स्पिरुलिना तो मोटे लोगों के लिए है और मैं दुबला हूँ, तो आप उठ के आ जाओगे क्या? ये पहली कैटेगरी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की, जिसमें कस्टमर ने समझा नहीं है जो आपने उसको बताया है। अब इसको हैंडल कैसे करना होता है, आपको डायरेक्टली उस क्वेश्चन को आंसर करना है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सुना होगा ऐसा, लेकिन जो स्पिरुलिना होता है उसमें 32 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन है, प्रोटीन है। दुबले के साथ, मोटे के साथ साथ दुबले लोग भी ले सकते हैं, और काफी ऐसे लोग हैं, शुक्ला जी हैं जो कि बहुत दुबले थे, उन्हें हम स्पिरुलिना चला रहे हैं, पहले वो बहुत वीक फील करते थे, एनर्जी नहीं रहती थी, फैटीग रहता था, लेकिन अब वो 6 हफ्ते से स्पिरुलिना खा रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर। ये पहला तरीका हो गया। पहला क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें कस्टमर जो आपकी बात बताई हुई है उसको नहीं समझता है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको डायरेक्टली हैंडल करना है आंसर करके, उसे करेक्ट करके। दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है, कस्टमर अग्रीज टू योर प्रपोजल बट डज नॉट थिंक इट विल वर्क फ्रॉम हिम। एग्जाम्पल, आई अग्री इट इज अ गुड प्रोडक्ट बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क फॉर माई एज और लिगामेंट ईयर। अब इसमें क्या होता है दूसरी कैटेगरी में, कि वो बोलते हैं, अब उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये मेरी उम्र के लिए नहीं है, या मेरे पैर का लिगामेंट टीयर हुआ था, उसमें कैल्शियम काम नहीं करेगा। तो आपको रिफ्रेज करना है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। क्या करना है? रिफ्रेज करना है उसका क्वेश्चन ही। सो व्हाट यू आर वंडरिंग इज वेदर टियान्स कैल्शियम पाउडर कैन एक्चुअली सपोर्ट समवन ऑफ योर एज और लिगामेंट टीयर। अच्छा, तो आप ये सोच रहे हैं कि जो कैल्शियम HMB है वो आपकी एज के लिए या आपकी कंडीशन जो लिगामेंट टीयर की है उसमें काम करेगा कि नहीं। अब इससे क्या हुआ, प्रोस्पेक्ट को ये समझ में आ गया कि ये मेरी बात सुनने को राजी है और ये एम्पैथेटिक है और ये समझ रहा है प्रॉब्लम को। अगर आप तुरंत उसे निगेट कर देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं होता ये, तो उसे ये लगेगा कि मेरी बात को काट रहा है, मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके क्वेश्चन को ही रिफ्रेम करना है हमको कि अच्छा आपको ऐसा लगता है कि काम नहीं करता। उसके बाद प्रूफ उसको देना है, ठीक है, वो आपका वैलिड कंसर्न है, लेकिन बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि 50 साल से ऊपर हैं और सिमिलर प्रॉब्लम उनको हुई थी फ्लेक्सिबिलिटी की जॉइंट्स में, और कुछ हफ्ते यूज करके शर्मा जी जो कि 62 साल के हैं, उनको सीवियर नी पेन था और कैल्शियम HMB यूज
कैल्शियम है, इट कंटेन्स नैनो कैल्शियम एंड विटामिन डी व्हिच हेल्प्स फास्ट एब्जॉर्प्शन एंड बेटर रिजल्ट। जो हमारा कैल्शियम है उसमें नैनो कैल्शियम है और एचएमबी फॉर्म में है, जो कि हाईएस्ट फॉर्म है एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। इस वजह से वो काफी फास्ट एक्ट करता है एज कंपेयर टू मार्केट वाले कैल्शियम, और इसलिए आपको रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्शन को कभी भी हमें दरवाजा बंद होते हुए नहीं देखना चाहिए। ऑब्जेक्शन को हमेशा, ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। ऑब्जेक्शन उसने किया इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं करता इसका मतलब वो साला सुन ही नहीं रहा था। आपने 1 घंटा मुद्रा किया, उसने सुना ही नहीं, वो सो रहा था। लेकिन उसने ऑब्जेक्शन किया, इसका मतलब उसने आपकी बात पे ध्यान दिया, उसको कुछ तो समझ में आया। मैंने 100% दिया, उसको हो सकता है 5% समझ में आया हो, 10% समझ में आया हो। उसने ऑब्जेक्शन किया, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि सामने वाले ने सुना और उस अपॉर्चुनिटी को ओवरकम करके ऑर्डर में कन्वर्ट करना। अब ये कैसे होगा? उसने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, प्राइस को लेकर, टाइमिंग को लेकर, नीड को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, कैसा भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। ऑब्जेक्शन हो सकता है स्पेरुलिना बहुत महंगा है। अब उसने बोल दिया आपका पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कि स्पेरुलिना तो बहुत महंगा है। अब वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएं, उसके क्वेश्चन को सुने, उसकी नीड्स को क्लैरिफाई करें और जो वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हैं स्पेरुलिना के थ्रू वो उस तक पहुंच पाए। आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन रोड ब्लॉक नहीं है। ओपन डोर मिलेंगे, रिजेक्शन मिलेंगे, लेकिन उन्हें रोड ब्लॉक नहीं मानना है, उसे द एंड नहीं मानना है, उसे ओपन डोर मानना है। अपने लिए चैलेंज मानना है कि अगर सामने वाले को ये चीज समझ में नहीं आई तो मेरी कमी है, मेरी नॉलेज में कमी है, मेरे एटीट्यूड में कमी है, मेरी स्किल में कमी है, मेरे हैबिट में कमी है। मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं उसको प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा। उसकी गलती नहीं है कि वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा, मेरी गलती है कि मैं उसको प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूं। उसकी प्रोडक्ट ना लेने की चाहत मेरी उसको प्रोडक्ट देने की चाहत से ज्यादा है। यस और नो? और जब तक उसकी प्रोडक्ट ना लेने की चाहत हमारी प्रोडक्ट देने की चाहत से ज्यादा रहेगी, वो प्रोडक्ट लेगा? वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। और जब आप अपनी प्रोडक्ट देने की चाहत उसकी प्रोडक्ट ना लेने की चाहत से ऊपर लेते जाओगे तो कोई भी प्रोडक्ट हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, कितने का भी प्रोडक्ट हो, आप उसको बेच के आओगे। अब आपने सबसे पहले ऑब्जेक्शन फेस किया, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखी, आपने उसे ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे करना है? यूज योर प्रोडक्ट नॉलेज, एम्पैथी, टेस्टिमोनियल्स, डेमोस टू रिजॉल्व द कंसर्न, यूज प्रोबिंग, फैब एंड स्टोरी टेलिंग टू हैंडल इट कॉन्फिडेंटली। उसने बोल दिया कि सैनिटरी नैपकिन तो विस्पर से बहुत महंगा है एरीज। अब आप अगर पहला थप्पड़ खा के अपना बोरा बिस्तरा बांध के उधर से निकल लोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा क्या? आपको उसको विजुअलाइज कराना पड़ेगा। क्या विजुअलाइज कराना पड़ेगा? कि जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, जिसको सफी मोहम्मद सर अभी बता रहे थे, पर यूनिट कॉस्ट आ रही है जो वो एक विस्पर से भी कम आ रही है। अगर आप उसको ये समझाने में सक्षम हो गए तो वो विस्पर छोड़ के आपके एरीज पे आएगा या नहीं आएगा? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ऑब्जेक्शन आपको रेज किया जाए तो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेके अपनी प्रोडक्ट नॉलेज से, अपनी टेस्टिमोनियल से, अपने डेमो से उसको रिजॉल्व करें और उसको सेटिस्फाई करना है हमको। जब एक बार वो कन्विंस हो गया कि एरीज मार्केट वाले विस्पर से सस्ता पड़ता है, आपका 90% काम हो गया। उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हमें दिया जा रहा है इसकी वैल्यू ज्यादा है। असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर कोई सामान खरीदना तो चाहता है लेकिन कोई बिकना नहीं चाहता। अगर हर कोई सामान कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है लेकिन कोई बेवकूफ बनना नहीं चाहता या बिकना नहीं चाहता, राइट? तो अगर आप उसको ये कन्विंस करा ले गए
कि हम आपको कुछ सामान नहीं बेच रहे हैं, हम आपको एक ऐसी वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आप जो पैसा ले रहे हैं वो कम है, तो वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, लेगा या नहीं लेगा। और एक बात जब उसको ये समझ में आ गया तो लास्ट चीज होती है ऑर्डर, जो कि ऑब्जेक्शन आपका क्लोज हो गया। आपको कॉन्फिडेंटली पूछना है, शैल वी गो अहेड एंड शेड्यूल डिलीवरी। एक बार जब आपने उसका ऑब्जेक्शन केटर कर दिया, उसके बाद आपको वेट नहीं करना है, आपको वहीं पे उसी बॉल पे 6 मारना है। अब आपने अपना मेहनत कर लिया, आपने 1 घंटा नाचा उसके सामने, अब टाइम आ गया जब प्रोडक्ट देने का, तो उससे ये नहीं बोलना है कि आप लेंगे क्या, ये कर दूं, ये हो जाए वो हो जाए। पूछो मैं कब डिलीवर करूं, मैं प्रोडक्ट लेके आया हूं, इस पे ये ऑफर चल रहा है, इस महीने लेंगे, आपका इतना इस ऑफर में जाएगा, इतनी सेविंग होगी, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ये ऑफर ना हो। वो लेगा कि नहीं लेगा। तो ये 4 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का थंब रूल होता है, ऑब्जेक्शन, अपॉर्चुनिटी, ओवरकम, ऑर्डर, इसको हमें फॉलो करना है। और लास्ट जो स्टेप होता है क्लोजिंग द सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने पूरा डांस कर लिया, उसको पूछ भी लिया, उसको बता भी दिया, उसके क्वेश्चंस भी हैंडल कर लिए, अब आपको सेल्स क्लोज करना होता है। सेल्स जो क्लोज करना होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और यही स्टेप बिजनेस लेके आता है। इसे बोलते हैं क्लोजिंग द सेल्स। अब उसके इंटरेस्ट को एक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अब उसका इंटरेस्ट हमने जगा दिया, उसको प्रोडक्ट की पावर विजुअलाइज करा दी। अब कॉल टू एक्शन क्या है, व्हाट नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है कि उसको प्रोडक्ट दे के हमको आना है। हमने 90% काम कर दिया, उसकी ना लेने की चाहत पे हमारी देने की चाहत भारी हो गई। अब हमको सेल्स क्लोज करना है। सबसे पहले बाइंग सिग्नल्स हमें पहचानने हैं। अगर वो बोल रहा है हम कितनी जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा, हम इसे खाने के बाद खाएं कि पहले खाएं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। यस और नो, इसका मतलब आपका काम हो गया है, उसके इंटरेस्ट को एक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे ही वो बोले तो उसको बताना है मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, मैं आपको तुरंत दे सकता हूँ, इसे खाने के बाद ऐसे लेना है, और मैं आपका ऑर्डर लगाता हूँ सर, ये KYC फॉर्म है, सारी चीजें अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए, उसको तुरंत प्रोडक्ट देना है। और तुरंत उसको डिटॉक्स किट, अगर आप किसी का डिटॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो डिटॉक्स किट, और अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि सर इस पे ये जो ऑफर चल रहा है ये सिर्फ 10 तारीख तक है, पहले 2000 कस्टमर्स के लिए है, और पहले 2000 में से भी लास्ट जो मैंने चेक किया था पांडे जी से, 1000 लोग ये ऑर्डर उठा चुके हैं। अब जो 1000 बचे हैं उनमें से भी कितने हैं मेरे को पता नहीं, शायद आप लक्की 1000 में से हो गए तो इस पे आपको ऑफर मिल जाएगा। आपने क्या किया, आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि अगर अभी सामान नहीं लिया तो तेरे हाथ से मौका निकला, और ये हाथ से मौका निकला तो ये प्रोडक्ट महंगे में लेना पड़ेगा। अब जैसे ही अर्जेंसी क्रिएट हुई, दिमाग में न्यूरॉन्स दौड़ने लगे बाहर के, और उसको नेक्स्ट स्टेप जो देना है, आई विल ऐड यू टू आवर वेलनेस सपोर्ट ग्रुप, वंस यू कंफर्म वी कैन डू द रजिस्ट्रेशन नाउ। जैसे ही उसने थोड़ा सा नोट किया, बोलो सर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर रहा हूँ, हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अपना नंबर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, उसका KYC दिया और उसको प्रोडक्ट पकड़ा दिया। और पूछने के बाद साइलेंट रहना है, क्योंकि कस्टमर जो है वो डिसाइड करना चाहिए बिना प्रेशर के। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम जबरदस्ती उसको प्रोडक्ट दे के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीपल लव टू बाई बट हेट बीइंग सोल्ड टू। हर कोई सामान खरीदना चाहता है लेकिन कोई बिकना नहीं चाहता। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हर कोई सामान खरीदना चाहता है लेकिन खुद बिकना नहीं चाहता। तो आपको प्रोडक्ट ऐसे देना है कि आप
उसे कन्विंस कर दें वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बजाय इसके कि आप उसको कुछ बेच रहे हैं। यस, इसलिए आपको उसको गाइड करना है, पुश नहीं करना है। आपको उसको गाइड करना है, वो खरीदने का डिसीजन लेने के लिए, उसको पुश नहीं करना है। यस, तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग। एक बार स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे 4-5 सेलिंग प्रोसेस थी, पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था। उसके बाद क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल लीडर में कैश याद रखना है, नॉलेज, एटीट्यूड। रुकेगा नहीं, ये कैश अगर आपने मास्टर कर लिया तो फिर कैश रुकेगा नहीं। फिर सेल कब होती है, जब बायर के पास पैसा है, अथॉरिटी है, डिसीजन लेने की जरूरत है, और एक सेलर है जो उसको प्रोडक्ट दे सकता है। और सेलर के पास एक बायर है, एक प्रोडक्ट है, और एक प्लेस है जहां वो प्रोडक्ट को दे सकता है। फिर उसके बाद हमें ओपन और क्लोज प्रोबिंग करनी है। इसमें हमने स्पिन सीखा। स्पिन में एस इज फॉर सिचुएशन, प्रोस्पेक्ट की सिचुएशन को समझना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, उससे इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो उसको विजुअलाइज कराना है, फिर उसके नीड को पे ऑफ करना है। और दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ इंप्रूव करना चाहता है, कुछ ना कुछ मेंटेन करना चाहता है, कुछ ना कुछ रिड्यूस करना। तो बस जानने, क्वेश्चन करके समझने की जरूरत होती है। अगर इसमें से आप समझ गए उसकी जरूरत, तो अपॉर्चुनिटी लेना है।